हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आत्मनिर्भर ऑनलाइन क्लासेस। सो दोस्तों, इस सेशन से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ रियल नंबर। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इसका ओवरव्यू दूंगा। वो क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट होगा। तो गाइज़, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर से हर साल बोर्ड में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से, 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर से नहीं पूछे जाते हैं। सो ये तो हो गए टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर। सो गाइज, बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि हर चैप्टर के लास्ट में मैं कुछ क्विज रखूँगा। क्विज मतलब कि कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन से हॉट्स क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन, जो कि स्पेशली उन बच्चों के लिए होगा जिनको और ज़्यादा क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करने की इच्छा होगी। तो वो इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इनके सॉल्यूशंस मैं पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर अपलोड कर दूंगा। और अगर उसके बावजूद भी कोई क्वेरी आए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर रियल नंबर। सो गाइज, जस्ट थिंक अबाउट दैट व्हाट इज़ रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? If you read in NCERT, then a lot of statements were given there, but not a single statement is written about the actual definition of real number. So real number क्या होता है आइए समझते हैं। A real number is any positive or negative number. This includes all integers, decimal numbers and all rational and irrational numbers. मतलब रियल नंबर कोई भी नंबर, मतलब जैसे पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, इंटीजर्स हो -1, 0, +1, डेसिमल नंबर्स हो जो पॉइंट में हो 1.3, 1.4, एंड ऑल रेशनल जो p/q के फॉर्म हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, एंड इरेशनल नंबर्स जितने भी नंबर्स हैं सब रियल नंबर्स हैं, जैसे 1, 15.82, -0.1, 3/4 एट्सेट्रा। हियर गाइज जस्ट कंसंट्रेट दैट दिस एग्जाम्पल 15.82 इज रीड एज 15.82, नॉट 15.82। ये आपको ध्यान देना है। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो 15.82 है, 15.82 नहीं है। सो इन्हें रियल नंबर क्यों बोलते हैं? वाई दे आर कॉल्ड रियल नंबर? बिकॉज दे आर नॉट इमेजनरी नंबर्स। यही तो 2 नंबर होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर को रियल नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इमेजनरी नंबर नहीं होते हैं। और इमेजनरी नंबर क्या होते हैं? इमेजनरी नंबर्स मतलब जो कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, मतलब कि जो समझने में थोड़ा मुश्किल पैदा करे, जैसे √-5। व्हाट इज़ दिस? ये कैसा टाइप का नंबर है? ये कहीं यूज़ होता है? जल्दी नहीं होता है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम इमेजनरी नंबर्स बोलते हैं। इसका एक चैप्टर है 11th में है, तो उसको हम अपना 11th में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट रियल नंबर। तो हमको पढ़ना क्या है दोस्तों इसमें बेसिकली 2 मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जो पहला है यूक्लिड्स एल्गोरिथम और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो नाउ लेट अस सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, यूक्लिड्स एल्गोरिथम। Euclid, a Greek mathematician, devised an interesting method to find the HCF of 2 numbers. This method is known as Euclid's algorithm. Euclid एक ही बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प तरीका निकाला था HCF फाइंड करने का। इस मेथड को हम बोलते हैं यूक्लिड्स एल्गोरिथम। यहाँ पे एल्गोरिथम टर्मिनोलॉजी यूज हुआ है। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप वाइज प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम को तरीके से 1 by 1 स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करना एल्गोरिथम कहलाता है। सो आइए कुछ स्टेप्स हैं जो हमारे यूक्लिड्स एल्गोरिथम में इन्वॉल्व है, तो उसको पढ़ते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर ऑफ द 2। सबसे पहले आपको 2 नंबर्स गिवन होंगे जिनका आपको HCF निकालना होगा, तो उसमें जो बड़ा होगा उसको आप सेलेक्ट कर लो। स्टेप 2, कंसीडर द ग्रेटर नंबर एज डिवाइडेंड एंड द स्मॉलर वन एज डिवाइजर। जो बड़ा वाला होगा उसको डिवाइडेंड के रूप में और जो छोटा वाला होगा उसको डिवाइजर के रूप में ले लेना है। स्टेप 3, फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। उसको सॉल्व करिए और क्वोशिएंट और रिमाइंडर पता करिए क्या है। स्टेप 4, इफ़ द रिमाइंडर इज़ 0। अगर रिमाइंडर आपका 0 है तो जो डिवाइजर होगा ना वो आपका HCF आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप 5, टेक द रिमाइंडर एज द न्यू डिवाइजर एंड द डिवाइजर एज द न्यू डिवाइडेंड। रिमाइंडर को आपको एक नया डिवाइजर लेना है और डिवाइजर को एक नया डिवाइडेंड के रूप में लेना है। स्टेप 6 में क्या है? रिपीट स्टेप्स 3, 4, 5। आपको तीसरा, चौथा और 5वां स्टेप
रिपीट करना है तब तक जब तक रिमाइंडर आपका 0 ना हो जाए। अगर आपका रिमाइंडर 0 हो गया है तो वो आपका HCF हो जाएगा। इस एल्गोरिथम को अच्छे से तब समझेंगे जब इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन करेंगे। तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो एक आगे और हमारा थ्योरम है जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। सो ये क्या बोलता है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट्स यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल्स टू bq प्लस r एंड r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपको पहचानना है या कहीं लगाना है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा तो किस फॉर्म में होना चाहिए, a इज इक्वल्स टू bq प्लस r। a और b क्या हैं, कोई इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और q एंड r क्या है, q है कोशिएंट और r है रिमाइंडर। और यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है कि r जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होना चाहिए। सो ये हमारा है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। यहाँ पे जो लीमा टर्म यूज हुआ है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास कोई स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी प्रूव्ड है कि हाँ ऐसा है, और उसी का यूज़ करके जब आप दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हो तो उसको लीमा टर्म से जाना जाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ यूक्लिड्स लीमा इज अप्लाइड। सो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए कि यूक्लिड्स डिवीजन लीमा वर्क कैसे करता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड इंटीजर्स q एंड r फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। फर्स्ट क्या है 10,3। यहाँ पे देखिए आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने दे रखे हैं 10 और 3। तो हम क्या करेंगे, पहले उस इक्वेशन को याद करेंगे, a इज इक्वल्स टू bq प्लस r, उसके फॉर्म में हम लिखेंगे इसको। तो मैंने लिख दिया 10 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 1, और यहाँ पे उस इक्वेशन को लिख के कंपेयर कर दिया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10, b की वैल्यू 3, q की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 1। अब चेक करना है कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। तो r यहाँ पे लिख लिया, r क्या है 1 है, तो r 0 से बड़ा होना चाहिए, हाँ ठीक है, और 3 से छोटा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, यस कंडीशन सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये हमारा थ्योरम सही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 4,19। तो 4 इज इक्वल्स टू 19 इंटू 0। देखिए आप इधर उधर कर सकते हैं, 3 को इधर कर लीजिए, 10 को इधर कर लीजिए, 10 इंटू 0 प्लस 3 कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन आपका सेटिस्फाइड होना चाहिए, बस यही आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे 4 इज इक्वल्स टू 19 इंटू 0 कर लिया मैंने, प्लस 4 कर दिया। तो कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 19, q की वैल्यू 0 एंड r की वैल्यू 4। तो अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या r जो हमारा 4 आया है वो क्या जो गिवन कंडीशन है उसमें सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर, और 19 से छोटा होना चाहिए। ऑब्वियसली यस 4 है, 4 हमारा 0 से बड़ा है और 19 से छोटा है, तो इसका मतलब ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया और यूक्लिड्स डिवीजन लीमा को फॉलो करेगा। सो यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, वो क्या है गाइस, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा एंड एल्गोरिथम आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड दैट पीपल ऑफन कॉल फॉर्मर एज द डिवीजन एल्गोरिथम आल्सो। देखिए मैंने वही बात बोला था ना कि यूक्लिड्स डिवीजन लीमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगभग बहुत ही क्लोज, मतलब बहुत आसपास हैं, इंटरलिंक्ड हैं। कभी कभी उसको हम क्या बुलाते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से भी बुलाते हैं, या डिवीजन एल्गोरिथम नाम से भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये तो हमारे हो गए थ्योरम। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ़ इट हैज़ नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका कोई फैक्टर ना हो 1 को छोड़ के, और नंबर इटसेल्फ मतलब खुद को छोड़ के और 1 को छोड़ के कोई भी फैक्टर ना हो, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13। 13 का प्राइम फैक्टर निकालिए, 13 का फैक्टर निकालिए, कोई फैक्टर मिलेगा क्या आपको, कोई नहीं मिलेगा, केवल 13 से ही कटेगा, या 1 से तो कटेगा ही कटेगा। तो ऐसे नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं। दूसरा क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, अ नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर इफ़ इट हैज़ एटलीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे नंबर जिनके पास एटलीस्ट कम से कम एक फैक्टर हो 1 को छोड़ के, 1 तो है ही है भाई, 1 तो सब में फैक्टर है, लेकिन कंपोजिट नंबर क्या बोल रहा है कि ऐसे नंबर जिनका एटलीस्ट कम से कम एक फैक्टर हो 1 को छोड़ के और नंबर इटसेल्फ को छोड़ के, मतलब एक फैक्टर हो कम से कम, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है, 2, 3 हो सकता है, 4, 5 फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो वैसे नंबर को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। या अगर इसका सिंपल डेफिनेशन याद करो तो द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जो नंबर्स प्राइम नंबर नहीं हैं वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, अगर आप इनके फैक्टर्स निकालेंगे तो एटलीस्ट 1, 2, 3 ऐसे ही आएंगे। यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स है आपको याद रखने होंगे। जैसे 1 क्या है, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है।
और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल। जितने भी रेशनल नंबर हैं उनको हम डेसिमल की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। रेशनल नंबर मतलब p/q फॉर्म, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म। जैसे 1/2 है तो 1/2 रेशनल नंबर है, इसको हम डेसिमल में ऑब्वियसली लिख सकते हैं। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.50। तो ये हमारा डेसिमल नंबर के रूप में लिखा जा सकता है। थर्ड स्पेशल पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये फार्मूला है जो हमारा अभी इसी एक्सरसाइज में यूज़ हो सकता है। वो क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू गिवन नंबर्स देन, अगर ए और बी दो नंबर्स गिवन हैं तो उनके प्रोडक्ट बराबर हो सकता है HCF ऑफ बोथ नंबर्स इंटू LCM ऑफ बोथ नंबर्स। मतलब दोनों नंबर का प्रोडक्ट बराबर होगा HCF उन दोनों के HCF के और उन दोनों के LCM के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सो गाइस अंडरस्टूड। आप लोग ये सब सारे अच्छे से नोट कर लीजिए। ये सब बहुत ही हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो अगला पॉइंट क्या है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। इसका दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। वैसे तो ये किसके स्टैंड होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर। सो ज़्यादा मैंने इसका डेफिनेशन नहीं दे रखा है, इसको अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड HCF। वैसे बेसिकली इस चैप्टर में हम इस HCF और LCM फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ही मेथड से। जैसे एग्जांपल देखते हैं, पहला एग्जांपल है 12,15। तो पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 12 का क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 3। 15 का क्या आ जाएगा, 3 × 5। तो HCF क्या हो जाएगा ओवरऑल 3। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं 23,29। तो 23 का कितना हो जाएगा 23 और 29 का 29। इसका तो कोई फैक्टर ही नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसका तो HCF 3 आ गया, लेकिन इसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो H से HCF निकलेंगे, मतलब जो कॉमन वाला होगा ना वो HCF कहलाएगा आपका। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, वो क्या है, LCM। LCM स्टैंड्स फॉर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको भी निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड LCM। एग्जाम्पल देखते हैं, पहला है 20,25। तो 20 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, क्या आएगा, 2 × 2 × 5। ओके, एंड 25 का क्या आएगा, 5 × 5। तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे हमको HCF तो निकालना ही नहीं है, यहाँ पे तो हमें LCM निकालना है। तो LCM हम कैसे देखते हैं, देखिए पहले जो कॉमन मिल रहा है ना, पहले तो पूरे नंबर्स को लिख लीजिए आप, 20 के फैक्टर्स को भी और 25 के फैक्टर्स को भी। अब देखिए HCF क्या आ रहा है, HCF हमारा 5 आ रहा है। तो जो HCF आ रहा है ना 5, उसको हम एक ही बार लिखेंगे, मतलब 5 को एक ही बार लिखेंगे। और बाकी जितने बचे हुए नंबर हैं 2 × 2 × और नीचे वाला 5 उसको लिख देंगे एज इट इज़, 2² × 5 और एक HCF वाला था × 5। और सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड में तो बहुत आसान है, 7 का 7 ही हो जाएगा और 22 का हो जाएगा 2 × 11। तो इसका LCM डायरेक्टली आ जाएगा 7 × 2 × 11 विच इज़ 154। देखिए 20,25, अगर ये आपको अच्छे से नहीं समझ में आया होगा इस मेथड से, तो अब जो नीचे मैंने लिखा है डिवीज़न मेथड टू चेक करने के लिए, ये डिवीज़न मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर कहीं गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो आप इसके थ्रू करेक्शन कर सकते हैं। आइए समझते हैं। 20,25 दिया हुआ है, तो पहले क्या करना है, सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर को हम लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पे 20,25 दिया हुआ है, तो पहले 2 ले लेते हैं। 2 से क्या कटेगा, 20 कट जाएगा, कितना आएगा, 10 आएगा, 25 एज इट इज़ रह जाएगा। फिर 2 लेंगे, 2 से क्या कटेगा, 10 कटेगा, कितना आ जाएगा, 5। फिर 25 एज इट इज़। फिर 5 लेंगे, 5 कटेगा, 1 आएगा, और 25 भी कटेगा तो 5 आ जाएगा। फिर 5 लेंगे तो दोनों 1 1, जब तक यहाँ पे 1 1 ना आ जाए लास्ट में, तब तक आपको काटते रहना है। तो क्या आ गए आपके 2 2 5 5, इधर देखिए आ गए लेफ्ट साइड में। तो यही आपकी रिक्वायर्ड LCM हो जाएगा, 2 × 2 × 5 × 5 विच इज़ 100। सो आपका आंसर मैच करके इसका मतलब सही है। ऐसे ही 7,22 वाला देख लीजिए। तो ये आपका बहुत ही आसान मेथड है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो ये आपके कुछ थ्योरी हो गए जो आपके ख़त्म हो गए। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर्स की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल रखते हैं, यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4,052 एंड 12,576। तो ये क्वेश्चन जो है जो पहला थ्योरम मैंने कराया था यूक्लिड्स एल्गोरिथम, उस पर बेस्ड है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखना है, स्टेप 1। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको पता करना है कि नंबर कौन सा बड़ा है। तो सिंस 12,576 इज़ ग्रेटर देन 4,052, तो ये नंबर बड़ा है, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, इस पर डिवीज़न लीमा यूज़ करना है। डिवीज़न लीमा आपको याद आ रहा होगा, A = BQ + R वाला। तो यू लगा देते हैं, वो बड़ा वाले नंबर को बराबर कर दिया, 4,052 × 3 + 420। अब देखो A = BQ + R के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए। हमारा जो R था यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा में, R क्या था, रिमाइंडर था। तो अब यूक्लिड्स एल्गोरिथम से हम लगा रहे हैं, तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम साहब क्या बोलते हैं कि हमको तब तक अपने प्रोसीजर को
करते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 420 है, तो 420 देखो लिखा ना स्टेप सेकंड में, सिंस द रिमाइंडर 420 इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन अगेन वी अप्लाई डिवीजन लीमा टू 4052 ऑन 420। यानी इन दोनों पे हम फिर से अप्लाई करेंगे क्या, डिवीजन लीमा। देखते हैं 4052 इज इक्वल्स टू 420 इंटू 9 प्लस 272, फिर भी 0 नहीं आया। हमने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि हमको 0 लाना ही लाना है, और तब तक जब तक नहीं आएगा तब तक हम इसको लगाते रहेंगे, डिवीजन लीमा अप्लाई करते रहेंगे। तो डिवीजन लीमा अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे फिर से आ गया 272 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। स्टेप 3 में देखिए क्या लिखा है, सिंस द रिमाइंडर 272 इज नॉट इक्वल्स टू 0 सो वी अगेन अप्लाई डिवीजन लीमा टू 420 एंड 272। अब हम फिर से अप्लाई करेंगे क्योंकि 0 नहीं आया। फिर से अप्लाई करने पर क्या मिला, 420 इज इक्वल्स टू 272 इंटू 1 प्लस 148 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। फिर अगेन क्या करेंगे, 272 इज इक्वल्स टू 148 इंटू 1 प्लस 124, फिर 0 नहीं हुआ। तो फिर से लेंगे 148 इधर ले लेंगे, 148 इज इक्वल्स टू 124 इंटू 1 प्लस 24, और फिर 124 ले लेंगे, 124 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 5 प्लस 4, फिर भी 0 नहीं आया। अब फिर से लेंगे 24 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4 प्लस 0, अब 0 आ गया। नाउ द रिमाइंडर हैज़ बिकम 0 सो आवर प्रोसीजर स्टॉप्स। सो द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 4, द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज 4। अब ये क्या बोल रहा है, हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है तो हमारा प्रोसीजर रुक जाएगा, और जो डिवाइजर है, डिवाइजर मतलब कौन काटा है, 24 को कौन 4 काटा है, 4 6 24। सो 4 विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ ऑफ 12,576 एंड 4052। सो our answer will be 4. Now moving on the next example, example number 2. So that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस 2-3 बनते हैं जो आने की संभावना इनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो हैं दोनों पे बेस्ड होते हैं, इक्लूड्स एल्गोरिथम पर भी और इक्लूड्स लीमा पर भी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, मतलब थोड़ा सा लॉजिकली इसमें सोचना पड़ता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोलता है हमें वो समझना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तब तक आप क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, हमको ये शो करने को बोल रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं, जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं, हमको ये शो करना है कि वो कौन से फॉर्म में होने चाहिए, 2q के फॉर्म में, और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और ऑड इंटीजर जो होने चाहिए वो किसके फॉर्म में होने चाहिए, 2q प्लस 1 के फॉर्म में, जहाँ पे q हमारा क्या है, कोई इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं आप। तो ये प्रूफ करने को बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेंगे, इक्लूड्स डिवीजन लीमा। यहाँ पे हमने लिख दिया a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, एंड कंडीशन जो हमारा लगा था आर शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इक्लूड्स डिवीजन लीमा क्यों लगाया। तो गाइस जस्ट फोकस ऑन द गिवन टर्म्स, क्या दिया हुआ है 2q प्लस 1। तो आपको ये हल्का हल्का मैच करता हुआ दिख रहा होगा, किससे, इक्लूड्स डिवीजन लीमा वाली इक्वेशन से। क्या इक्वेशन था, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो ये कुछ उसी टाइप का लग रहा है 2q प्लस 1। सो इसलिए हमने इक्लूड्स डिवीजन लीमा का यूज़ किया। अब क्या है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने मान लिया कि a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b की वैल्यू कितनी है 2। कंपेयर करने पर ऑब्वियसली 2q प्लस 1 यहाँ से bq प्लस आर, जब कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी 2, लेकिन r की वैल्यू हम डायरेक्टली 1 नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमको प्रूव करना है कि इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब यहाँ का रिमाइंडर 0 होना चाहिए, और ऑड इंटीजर वाला किसके फॉर्म में होना चाहिए 2q प्लस 1, मतलब यहाँ वाला रिमाइंडर 1 होना चाहिए। तो ये तो हमको प्रूव करना है, तो हम तो केवल b की वैल्यू 2 लेके चलेंगे भैया। तो चलते हैं। देन बाय इक्लूड्स एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग a इज इक्वल्स टू 2q प्लस आर फॉर सम इंटीजर q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल्स टू 0 और r इज इक्वल्स टू 1। देखिए यहाँ पे कंडीशन लगा दिया क्या, कि चूंकि हमारा b क्या है 2 है, और कंडीशन क्या है कि r की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 से बड़ी और b से छोटी होनी चाहिए। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी और 2 से छोटी। तो क्या क्या होगा, 0 होगा और 1 होगा, क्योंकि 2 से छोटी चाहिए तो 1 ही हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। और 0 इसलिए लिया है क्योंकि 0 से बड़ी तो होनी चाहिए लेकिन बराबर भी होनी चाहिए। तो 0 और 1 हमारा जो होगा वो 2 पॉसिबल रिमाइंडर्स हो जाएंगे। सो क्या हो जाएगा, तब अब हम जैसे ही r की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, इक्वेशन की वैल्यू a इज इक्वल्स टू 2q आ जाएगी, या a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो इफ़ a इज़ ऑफ द फॉर्म 2q, अगर a हमारा 2q हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, a हमारा इवन इंटीजर होगा, और यदि
देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1। अगर कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो है तो ए हमारे किसके फॉर्म में होगा, 2q+1 के फॉर्म में। सो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हुए जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। गाइज मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं जितने भी क्वेश्चन जितने भी एग्जांपल्स लेके चलूँगा 95% मेरा सब एग्जाम एनसीईआरटी में होगा, मतलब सब एनसीईआरटी के होंगे। बस आपको अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो आप कुछ क्वेश्चंस मैं खुद ही दूंगा इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में, और कुछ क्वेश्चंस आप साइड बुक जैसे कि आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल से लगा सकते हैं। लेकिन मैं इतना गारंटी करूंगा गाइज कि जितने भी क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम पेपर में फंसेंगे वो कहीं ना कहीं से एनसीईआरटी से ही रहेंगे, बस आपको डेटा चेंज रहेगा लेकिन टाइप वही रहेंगे। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से आप एनसीईआरटी को पूरी तरीके से पढ़ लें। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज विच इज़ 1.1। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, यूज एग्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ फर्स्ट 135 एंड 225। सो इसको सॉल्व करने का सबसे पहले मैंने काफ़ी ढेर सारा स्टेप्स लिखवा चुका है इस एग्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम में। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले बड़े वाले नंबर को सेलेक्ट कर लेना है, यानी 225 को सेलेक्ट कर लिया मैंने, इज ग्रेटर देन 135। सो नाउ वी अप्लाई डिवीजन लेमा। तो कैसे करना है, इज इक्वल्स टू BQ+R टाइप में। तो 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1 + 90। आपको ये सोचना होगा कि मैं कितने टाइम्स ले जाऊँ, हाईएस्ट टाइम ले जाना है कि इससे बड़ा ना आए, मतलब 225 से बड़ा ना आए, इससे इसके करीब भी पहुंच सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है। तो 135 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 135 आएगा, और 98 करेंगे तो हमारा 225 मिल जाएगा। सो 90 विल बी आवर रिमाइंडर एंड डिवाइजर विल बी व्हाट, 135, एंड डिवाइडेंड इज व्हाट, 225। So now moving on the next step 2. Since the remainder is not equals to 0, which is 90 is not equals to 0, so we again apply division lemma. फिर से अप्लाई करेंगे हम, तो तब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 + 45 हो गया। फिर 45 हमारा 0 नहीं है तो फिर से अप्लाई करेंगे, 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 + 0। अब यहाँ पे हमारा 0 हो गया। नाउ द रिमाइंडर हैज़ बिकम 0, सो आवर प्रोसीजर स्टॉप्स। रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है, अब हमारा जितने भी प्रोसीजर हैं वो स्टॉप्स हो जाएंगे। और इस स्टेप पे हमारा डिवाइजर क्या है, 45, हैंस द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। सो 45 विल बी आवर आंसर। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, 196 एंड 38,220। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है, 867 एंड 255। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको होमवर्क मैंने दे दिया है, सेम इसी तरीके से होंगे, डेटा चेंज है, बाकी पूरे स्टेप्स पूरे प्रोसीजर आपको वैसे ही करने जैसे मैंने किया है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। क्या शो करना है कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं वो किसके फॉर्म में होने चाहिए, 6q+1 के फॉर्म में, या 6q+3 के फॉर्म में, या 6q+5 के फॉर्म में, जहाँ पे q क्या है हमारा, कोई भी इंटीजर है, एनी भी इंटीजर वैल्यू, प्लस माइनस 0 एटसेट्रा। सो नाउ लेट्स सी सॉल्यूशन। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला है, क्वेश्चन को आपने समझा कि नहीं? पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। मैंने क्या बोला था, पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई भी हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे q क्या है, इंटीजर है, कोई भी इंटीजर वैल्यू। सो नाउ लेट्स सी सॉल्यूशन। तो स्टार्ट हम कैसे करेंगे, देखिए गाइस, मैं आप देख रहे होंगे मैं जितनी भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहा हूँ सब कुछ स्टेप वाइज स्टेप करना है, आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि आपका जो बोर्ड है ना वो केवल आपके वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ आपको केवल लिखने के तरीकों को देखता है, वो कि आप कैसे लिख रहे हो, कितना अच्छा आप उसको समझा पा रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको मार्क्स देता है। हालांकि स्टेप मार्किंग तो मिलते ही हैं, लेकिन आप अगर अच्छा लिखे हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। So let's see solution. Let a be any positive integer and b is equals to 6. Then by Euclid's algorithm a is equals to 6q+r। अब यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा है वो 6q फॉर्म में है। तो हम क्या लिख लिया, पहले इक्वेशन लिख लिया और इक्वेशन में b की वैल्यू क्या पुट कर लिया, 6। a is equals to 6q+r। अब हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो r के लिए कंडीशन क्या है, r के लिए कंडीशन ये है कि वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और 6 से छोटा होना ही होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमारा कंडीशन है। देखिए r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6, देन द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो इसको पुट करने पर क्या हो जाएगा, एक ये हमारा क्या क्या हो सकता है,
पुट जैसे ही करेंगे इक्वेशन में, जैसे ही आर की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो क्या क्या निकल के हमारे इक्वेशंस आएंगे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड लास्ट वन इज द 6q प्लस 5 और q हमारे रिमाइंडर है यहाँ पे, सॉरी q हमारा कोशिएंट है। सो इफ़ क्या हो, इफ़ a इज इक्वल्स टू 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 देन a इज़ एन इवन इंटीजर। अब देखो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि लास्ट में क्या लगा है, +2 +4 +6, अगर इस टाइप के हैं तो इसका मतलब a क्या होगा, इवन इंटीजर टाइप का होगा, और अगर +1 +3 +5 लगा होगा तो वो a किस टाइप का होगा, ऑड इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है ना। तो अगर a क्या हुआ, और इंटीजर टाइप का हुआ तो a की क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने को बोला था। गॉट इट गाइज। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको समझना होगा, अगर आपने इसको समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपका एट इंस्टेंट सॉल्व हो चुका। देखिए, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन पर डे। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के सेंस को पकड़ना है। और एक और यहाँ पे मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे और इसमें ये बोले कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ दिस, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ दिस, तो आपको नाम से पता चल रहा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स मैक्सिमम नंबर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ दिस, मिनिमम नंबर ऑफ दैट, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम। जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है तो हमको इसका मतलब कहाँ क्या किस चीज़ का यूज़ होगा, एचसीएफ का यूज़ होगा। So now let us see solution. To find the maximum number of columns, we have to find the HCF of 616 and 32. तो सबसे पहले हमको जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ कॉलम का पता करना है, तो क्या पता करना पड़ेगा, इन दोनों का HCF। तो देखते हैं, पहले हम इसका फैक्टर निकालेंगे, सॉरी यहाँ तो फैक्टर निकालेंगे नहीं, यहाँ तो हम इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम से कर सकते हैं। 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8 एंड 32 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0। सो ये हमारा 0 आ चुका। देखिए, इसको मैं डिवीज़न मेथड से भी कर सकता था, जो मैंने आपको दिखाया था कि हाँ आप चेक करने के लिए इससे भी कर सकते हैं, लेकिन आप इससे भी कर सकते हैं, मतलब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से भी कर सकते हैं। आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, मैं क्या स्टेप्स थे कि जो बड़ा वाला होगा उसको पहले लिख लेना है, फिर छोटे वाले को फैक्टर के फॉर्म में, मतलब कितने टाइम जा सकता है कि इससे बड़ा ना हो, और रिमाइंडर भी हमारा कुछ है या 0 आ जाए तो और अच्छी बात है। तो ऐसे करके हमने 0 रिमाइंडर ला लिया, और फिर डिवाइज़र इस स्टेज पे क्या हो गया, 8 हो गया, तो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 8 हो जाएगा, मतलब HCF हमारा 8 हो जाएगा। सो 8 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यूज Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर मैंने 2 बताया था, तो उसी टाइप का है, बस यहाँ पे क्या है कि आपको स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बताना है, किसके फॉर्म में होगा, 3m के फॉर्म में या 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो क्वेश्चन के सेंस को अगर आप समझ लेंगे तो कुछ तो आइडिया तो लग ही सकता है कि हाँ क्वेश्चन में करना क्या है, या इसका हम स्टार्टिंग, अगर आप स्टार्टिंग कर लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा फिर आपको। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन में बोला था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो जिसका स्क्वायर, तो क्या मान लेते हैं, लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ऐसा क्यों भाई, 3q प्लस 1 3q प्लस 2 ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका स्क्वायर किसके फॉर्म में होना चाहिए, 3m या 3m प्लस 1, उस टाइप के फॉर्म में। तो हमने उस टाइप के फॉर्म में ले लिए 2-3 नंबर कि हाँ भाई मैंने एक्स कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया और वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ करना है कि स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ दीज, मतलब ये जो 3 मैंने लिए हैं इनके स्क्वायर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में। अगर इतना कर लिया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो नाउ 3q का स्क्वायर क्या माना था हमने, 3q माना था ना, तो 3q का स्क्वायर इज इक्वल टू 9q का स्क्वायर। 9q का स्क्वायर को मैंने कैसे लिख दिया, 3 इंटू 3q का स्क्वायर। देखिए, इसको थोड़ा आपको समझना होगा कि ऐसा करना ही होगा। वैसे तो यहाँ पे इससे डायरेक्टली कोई लॉजिक नहीं लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं यहाँ पे आगे देखिए मैंने इसको m मान लिया है, क्योंकि हमको यही तो प्रूफ करना है ना कि 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए। तो हमने 9q स्क्वायर को ब्रेक कर लिया, 3 इंटू ब्रैकेट में 3q स्क्वायर को कर लिया, और इज इक्वल्स टू ये पूरे होल 3q स्क्वायर को मैंने m मान लिया। तो वैसे क्या हो गया, हमारा 3m हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, सेम इसी तरह मैंने इसको भी किया है, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q।
मैंने यहाँ से क्या किया, 3 कॉमन कर लिया और ये हो जाएगा 3q² और ये हो जाएगा +2q और +1 को बाहर ही रहने दिया। अब इस पूरे होल को 3q² +2q को मैं m मान लूँगा। m मानने से क्या आ जाएगा, 3m + 1 आ जाएगा। क्वेश्चन को कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चंस को देखते हुए भी हमको सॉल्व करना पड़ता है। तो क्वेश्चन में हमको 3m + 1 इस टाइप का प्रूव करने को बोला है, तो हमने यहाँ पे इसको m माना तो ऑलरेडी देखिए सेम आने लगा, 3m + 1 प्रूव हो गया। अब अगला मैंने क्या माना है, 3q + 2, इसका भी होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। 9q² + 4 + 12qa + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। सो यहाँ से भी मैंने होल में से 3 कॉमन कर लिया, क्योंकि कॉमन हो सकता है इसमें से, तो 3 कॉमन होल में से कर लिया तो हो जाएगा 3q² + 4q + 1 एंड +1 बाहर ले लिया। मल्टीप्लाई करने पर और पूरा एक्सपेंड करने पर आपका एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब इसको पूरे होल को मैंने m मान लिया, मतलब 3q² + 4q + 1 इस पूरे होल को मैंने m मान लिया, तो क्या आ गया, 3m + 1 आ गया। तो इस टाइप के, मतलब इस टाइप की जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं उनके स्क्वायर्स क्या आ रहे हैं, 3m या 3m + 1 के फॉर्म में आ रहे हैं। तो यही हमको प्रूव करना था, हैंस दिस इज़ द रिजल्ट। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये मैंने आपको होमवर्क लिख रखा है क्योंकि आपको अपने से करना है, कुछ नहीं है, बस जैसे मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराए हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में मिल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आपको मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का है। तो क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9q, 9q + 1 और 9q + 8। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के सेंस को समझना होगा, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिए क्या बोल रहा है आपको। अब देखिए मैंने पिछला वाला क्वेश्चन करवाया था, उसमें क्या क्या करना पड़ा था हमको, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे क्या करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसके फॉर्म में, 9q, 9q + 1 और 9q + 8 के फॉर्म में। तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं आएगा या कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट में कमेंट करिए, तो मैं ज़रूर बताऊँगा उसको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं कहना चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेशंस में जितना हो सके आप इसको सेंड करिए। ओके, थैंक यू।